नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु माउंट K2 हिमांशु सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित ग्राम विकास और ग्राम समाज विषय के अंतर्गत चकबंदी से संबंधित बातचीत करने वाले हैं कि चकबंदी की प्रक्रिया क्या है, चकबंदी कौन करता है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी का इतिहास क्या है, चकबंदी क्यों की जाती है। इस बारे में समझने के लिए पहले हमने बोर्ड पर कुछ लिखा है जिसमें चकबंदी की परिभाषा और चकबंदी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें देखते हैं और इसे ऐसे ही क्रम से समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए चकबंदी क्या है। तो यहाँ पर मैंने मोटा मोटी एक परिभाषा लिखी है कि बिखरी हुई जोतों को इकट्ठा करना। एक किसान की बिखरी हुई जोतों को इकट्ठा करना चकबंदी होता है, यानी चकों को एक जगह इकट्ठा करना, खेतों को एक जगह इकट्ठा करना चकबंदी है। आखिर इसकी क्या आवश्यकता है उसे भी हम आगे देखेंगे। तो देखिए, चकबंदी का जो उद्देश्य है वो है कि किसान का समय व श्रम बचे, किसान का टाइम बचे, किसान को कम मेहनत करके अधिक उपज मिले, संसाधनों का उचित प्रयोग हो सके। जो भी उसके पास ट्यूबवेल है, ट्रैक्टर है, जो कुछ भी संसाधन उसके पास किसान के पास है, उसका सही उपयोग हो। खेत छोटा होगा, जोत छोटी होगी तो समस्या होगा ट्रैक्टर से जोतने में, समस्या होगा वहां ट्यूबवेल लगाने में, उस सब से बचें। उपज बढ़े। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मोदी जी ने उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के लिए कहा है कि 2022 जो अब शुरू हो चुका है, 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना। तो कैसे दोगुना होगा भाई? जब तक उपज नहीं बढ़ेगी, कास्ट नहीं घटेगा। किसी भी व्यवसाय को लाभ पहुंचाने के दो तरीके हैं, उसकी कास्ट को घटा दीजिए या उत्पादन को बढ़ा दीजिए। अगर दोनों करेंगे तो दोहरा लाभ मिलेगा। तो मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक भारत सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय दोगुना करना। 22 स्टार्ट हो गया है, फिर भी मुझे लगता है कि अभी 10-11 महीने बचे, हो सकता है कि इसी दरमियान दोगुनी हो जाए। अब जिसकी दोगुनी होगी या जिसकी हो गई होगी कमेंट में बताएगा, जिसकी हो रही होगी वो भी बताएगा, जिसकी नहीं हो पा रही वो भी बताएगा। हो सकता है कोई उपाय सोचा जाए। आगे देखते हैं। देखिए, तो इसको समझने के लिए हमने एक किसान की जमीन को और उसके खेत को समझने का प्रयास किया है। हम एक अकबरपुर के किसान के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम है राम नारायण यादव। राम नारायण यादव जी के पास 2 बीघा जमीन है। खतौनी कह रही है कि 2 बीघा जमीन है राम नारायण जी के पास, और राम नारायण यादव जो है इस जमीन पर खेती करते हैं। इनको भी 2022 में अपनी आय को दोगुना करना है, भारत सरकार का लक्ष्य है। तो क्या कर सकते हैं? अब इनके साथ समस्या क्या है कि अगर ये 2 बीघा जमीन एक जगह होती तो शायद बहुत कुछ कर लेते, लेकिन पता चलता है कि इनकी जमीनें 4 जगह बटी हुई हैं। इस बीघा को आपको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा कि पैमाइश में बीघा, एकड़, हेक्टेयर, विश्वासी, कंचवासी, उनवासी, लट्ठा, जंजीर सब क्या होता है, इसको हम समझेंगे आराम से। लेकिन फिलहाल एक बात यहां पे देख लीजिए, हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये बीघा शब्द जो है, 1 बीघा बराबर 10 मंडा होता है, और 1 मंडा बराबर हम बात करें तो 2 बिस्वा होता है। यानी हम अगर इसे फिर से देखें कि 1 मंडा में 2 बिस्वा या 2 बिस्सा, तो 1 बीघा में 20 बिस्सा। बिस्सा आप समझते होंगे शायद, बिहार वाले इसे कट्ठा कहते हैं। इस पूरे पैमाइश को हम इसके बाद वाली वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन मोटा मोटी आप जानते रहिए कि 1 बीघा में 10 मंडा होता है, तो 2 बीघा में 20 मंडा जमीन यादव जी के पास है, राम नारायण यादव जी के पास है। अब आइए देखते हैं। अब इनकी जमीन जो है वो 4 जगह बटी है। ये 7 मंडा है। ये पूरा एक गांव का नक्शा है। इस नक्शे को हम नक्शा को सजरा कहते हैं। इस सजरे को देखने में पता चलता है कि उनकी 6 मंडे जमीन यहां पर है, 7 मंडा यहां पर है, 5 मंडा यहां पर है और 2 मंडा जमीन यहां पर है। राम नारायण यादव इस वजह से परेशान हैं कि वो इस जमीन पर ट्यूबवेल नहीं लगा पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि 7 मंडे पे लगाएंगे, इतना कम खेत है, 5 मंडे पे लगाएं, ये भी कम खेत है, तो कम से कम 1 बीघा एक जगह होता तो शायद वो ट्यूबवेल लगाते।
दूसरी बात, उनके पास अपना ट्रैक्टर नहीं है, तो जब ट्रैक्टर से जुताई करने के लिए ट्रैक्टर वाले के पास जाते हैं तो वो कहता है कि ठीक बाटे, जब उन्हीं जाए को हुई तो तोहार जोता जाई। मतलब समस्या इस बात का है कि वो उतने छोटे से खेत के लिए जाना नहीं चाहता है। किसान के पास 2 बीघा जमीन है, बावजूद इसके चक यहां वहां बटे हैं, इस वजह से उसे खेती करने में समस्या हो रही है। उसका समय नुकसान हो रहा है, उसका श्रम नुकसान हो रहा है, सही उपज नहीं मिल पा रही है, जो भी संसाधन वो लगाना चाहता है लगा नहीं पा रहा है। तो चकबंदी प्रक्रिया के तहत अगर उसके चकों को 2 बीघा की जमीन को कहीं ये 7 और 6 मंडा मिला के 13 मंडा कर दे और 2 मंडा 5 मंडा मिला के 7 मंडा कर दे, तो एक खेत उसके पास हो जाएगा 13 मंडे वाला, 1 बीघा से ऊपर, जहां वो ट्यूबवेल लगा लेगा और ट्रैक्टर वो वाला बहुत मन से जाएगा वहां, कहेंगे 13 मंडा एक जगह मिल जाएगा जोतने के लिए, बोने के लिए। तो चकबंदी का लाभ तो है। अब इस चकबंदी के लाभ में हम बात कर रहे थे कि एक किसान के श्रम की बात, संसाधनों की बात कर रहे थे। अब बात यह आती है कि चकबंदी क्या उत्तर प्रदेश में हुई है? जी हां, चकबंदी उत्तर प्रदेश में हुई है, और सबसे पहले चकबंदी उत्तर प्रदेश में यह हुई थी मुजफ्फरनगर तहसील और सुल्तानपुर तहसील में। अगर मैं यहां पे लिखूं तो इसे आप देखिएगा, सुल्तानपुर तहसील है, सुल्तानपुर तहसील में, और मुजफ्फरनगर तहसील में। मुजफ्फर सही लिखा हूं कि नहीं? मुजफ्फरनगर, ये दोनों जिलों में एक यहां पे तहसील है मुसाफिर खाना। कभी जब आप ट्रेन से गाजीपुर से, जौनपुर से होते हुए पहुंचेंगे लखनऊ, तो रास्ते में मुसाफिर खाना आएगा। ट्रेन उनसे मैंने भी देखा है, मुसाफिर खाना तहसील है एक, तो मुसाफिर खाना तहसील। और मुजफ्फरनगर की कैराना बड़ा चर्चा में रहती है, कैराना चुनाव चल रहा है, वो चर्चा में रहेगी, कैराना तहसील। इन 2 जगहों पर पहली बार चकबंदी हुआ था, और ये हुआ था 1954 में। तो उत्तर प्रदेश में पहली चकबंदी कब हुई थी? 1954 में। लेकिन चकबंदी अधिनियम कब आया था? तो उत्तर प्रदेश का चकबंदी अधिनियम 1953 में आया था। 1953 में चकबंदी अधिनियम आया था, इसे जरूर नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट होगा ये। और ये जब चकबंदी पहली बार 1954 में मुजफ्फरनगर के कैराना तहसील में और मुसाफिर खाना तहसील सुल्तानपुर जिला में हुई, तो इसकी सफलता के बाद 1958 से पूरे उत्तर प्रदेश में चकबंदी को अपनाया गया और चकों को इकट्ठा किया गया। अब आवश्यकता है चकबंदी की, क्योंकि किसान हमारे यहां छोटे किसान ज्यादा हैं, सीमांत किसान ज्यादा हैं। हम इसका एक वर्गीकरण आपको एक बॉक्स में बना के दिखाएंगे कि सीमांत किसान कौन है और उसकी खेतों को इकट्ठा करना क्यों जरूरी है। सीमांत किसान जिसकी जमीन 1 हेक्टेयर से कम, यानी 4 बीघा से कम, 4 बीघा से कम जमीन वाले को हम सीमांत कहते हैं। 4 बीघा से कम वाले को क्या कहते हैं? सीमांत कहते हैं। अगर इसको बीघा ना करके हम हेक्टेयर में याद करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। 1 हेक्टेयर से कम सीमांत किसान, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर लघु किसान, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर लघु किसान, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक अर्ध मध्यम किसान, और 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक इसे हम कहते हैं मध्यम किसान, और 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन धारण करने वाला किसान बड़ा किसान कहलाता है। तो जमीन की हैसियत के हिसाब से भारत में जो किसानों की संख्या है या किसानों का जो प्रकार है, जो टाइप ऑफ फार्मर्स है, वो 5 प्रकार का है। सबसे कम सीमांत किसान, उससे बड़ा लघु किसान, उससे बड़ा अर्ध मध्यम, उससे बड़ा मध्यम, और सबसे बड़ा किसान है। तो भारत में जो ज्यादा जनसंख्या है वो 1 हेक्टेयर से कम वालों की है। अगर उनकी 4 बीघे की जमीन है, यहां मैं बीघा हेक्टेयर दोनों बोल रहा हूं विदाउट एनी कंफ्यूजन, आप ध्यान रखिएगा कि 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होला, ठीक है। तो 4 बीघा जमीन है, उससे कम वो भी जमीन बिखरी हुई है यहां वहां, तो उस किसान को दिक्कत होती है ना खेती करने में। ये जो समस्याएं मैं गिना रहा था, ये समस्याएं होती हैं। ट्रैक्टर वाला जेबे नहीं करेगा, पानी वाला पानी नहीं देगा, ट्यूबवेल अपना लगा नहीं सकते, जमीन है कम।
और भी समस्या होगी। व्यवहारिक समस्या तो ये होगी कि आप खेत में, आपका 2 मंडा खेत है, आपने मसूर बोया है, बगल वाले ने गेहूं बो दिया दोनों तरफ, अब वो दोनों पानी चला रहे हैं अपने अपने खेतों में, दोनों तरफ से पानी आपके खेत में आ रहा है, सिड़ रहा है, सिड़ भोजपुरी में कहते हैं सिड़ जा रहा है, मतलब वो खेत जो है मेड़बंदी हुई है दोनों तरफ, बावजूद इसके भाई पानी को कौन रोकेगा, पानी दोनों तरफ से आया, मसूर बर्बाद हो गया, 2 मंडा खेत वो बर्बाद। तो इस तरह से चकबंदी एक आवश्यक और जरूरी किसान हित की जरूरी योजना है, और इस योजना संबंधित कुछ इतिहास हम देख रहे थे यहां पर। अब बात यह होती है कि अगर रामनारायण यादव के खेतों को इकट्ठा कर दिया जाए तो एक सुखी किसान हो जाएंगे, हो सकता है कि भारत सरकार के जो लक्ष्य हैं 2022 तक उसे प्राप्त भी कर लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किसका चकबंदी नहीं होगा। भाई चकबंदी किसका किसका नहीं होगा, इसकी बात करते हैं। तो लिखा है कि चक आउट का। अरे भाई चक आउट क्या होता है? चक बाहर। चक आउट मतलब चक बाहर। चक बाहर कौन सी जमीन होगी, इसे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे पहली बात है बाग या बाग की भूमि। अब किसी ने मर मर के बगीचा लगाया, आम का, दशहरी का, नीलम का, सिंधु का पेड़ लगाया, कटहल का पेड़ लगाया, जामुन का लगाया, चकबंदी आई और उसका सब बाग बगीचा कोई और ले लिया, तो ये तो ठीक नहीं है। तो बाग की जमीन जो होगी वो चक बाहर जमीन या चक आउट जमीन है, चकबंदी में उसे नहीं शामिल किया जाएगा। ठीक वैसे ही जल भराव वाली भूमि, जहां पानी इकट्ठा रहता है, कोई ऐसा ताल है, कोई ऐसा गढ़ही है, कोई ऐसा पोखरा तालाब है, तो उसे भी हम चकबंदी में शामिल नहीं करते, उसे भी चक आउट जमीन कहते हैं, ये चकबंदी में शामिल नहीं होती है। ट्यूबवेल और नाली, यहां पे नाली में गलती लिख दिया था, इसको मैं सही कर दे रहा हूं भाई, नाली। तो ट्यूबवेल, अब हमने ट्यूबवेल लगाया और चकबंदी आई, हमारा ट्यूबवेल किसी और के पास चला गया, ये नहीं हो सकता। ट्यूबवेल आपका है तो आपके पास रहेगा। ट्यूबवेल और नाली ये दोनों जो हैं चक आउट होंगे, चक आउट जो होगा उसका चकबंदी नहीं होगा। अब आगे देखते हैं मंदिर कब्रिस्तान की भूमि। जाहिर सी बात है मंदिर और कब्रिस्तान की भूमि भी चकबंदी से बाहर होती है, ये चकआउट जमीन होती है, इसका चकबंदी से कोई लेना देना नहीं होता है। अब जो खास बात है देखिए, जैसे कोई ऐसी जमीन है जिसमें गुलाब की खेती होती है, गुलाब फूल की खेती, गुलाब की खेती होती है, केवड़ा की खेती होती है, बेला की खेती होती है, चमेली की खेती होती है, ऐसे फूलों की खेती वाली जमीन चकबंदी में शामिल नहीं होती है, चकआउट जमीन होती है, इस चकबंदी में शामिल नहीं कर सकते आप, यानी इन जमीनों को हम चकबंदी में शामिल नहीं कर सकते। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, ये 21वीं शताब्दी है और आज के समय में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपनी जमीन को और विकसित और उन्नत बनाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। जैसे किसी किसान ने अगर अपने खेत में ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था की है, या खेतों में पाइप लगा करके, जैसे मैंने एक हमारे परिचित किसान थे, मैं एक बार उनके पास गया मिलने के लिए, तो वो बोले कि आइए आपको कुछ दिखाते हैं अपने खेतों के अंदर। तो मुझे लेकर के गए, हमारे गांव के आसपास ही हैं, तो वो मुझे लेकर के गए और अपने खेत में दिखाया कि जमीन से लगभग 2-2.5 फीट नीचे उन्होंने पाइप की पूरी व्यवस्था लगाई है, और उस पाइप में से बीच बीच में से साइफन यानी कि पिलर लगे हैं पाइप वाले, और वो ऊपर आकर के फव्वारे से पानी को निकाल रहे हैं। और इस पूरी व्यवस्था को उन्होंने अपने लगभग 4 बीघे खेत में लगवाया था। अगर ऐसे किसान ने जिसने 4-5 लाख रुपए खर्च करके अपने खेत में ऐसी व्यवस्था की हो और उसका खेत भी किसी अन्य को दे दिया जाए, तो ये ठीक तो नहीं होगा। इसलिए ऐसा कोई खेत, ऐसा कोई काश्त जिसको काश्तकार ने उन्नत बनाया है, विकसित बनाया है, विशिष्ट बनाया है, तो उसे भी चकबंदी में शामिल नहीं किया जाएगा। और ये जितना भी चकआउट मैं आपको गिना रहा हूं, ये चकबंदी लेखपाल पहले ही आकर के मौका मुआयना करके, सजरा लेकर के देख लेगा कि कौन कौन सा चकबंदी होने लायक है और कौन कौन सा चकआउट है, और ऐसी जमीन को वो चकआउट कर देगा ताकि ऐसे लोग प्रभावित न हो। तो यहां हम बात कर रहे थे कि चकबंदी में क्या होता है, चकबंदी का लाभ क्या है, चकबंदी किसका नहीं होता है, चकबंदी पहली बार कब हुई थी, और चकबंदी पूरे उत्तर प्रदेश में 1958 से हुई, पहली बार 1954 में हुई थी,
चकबंदी अधिनियम 1953 में आया था और चकबंदी करता है चकबंदी लेखपाल, चकबंदी कानूनगो, सहायक चकबंदी अधिकारी और इन सब का सबसे बड़ा अधिकारी होता है चकबंदी आयुक्त। तो इस पूरे वीडियो में हमने चकबंदी के बारे में बात किया। इसके पहले हमने बंधक और गिरवी के बारे में बात किया था, खसरा और खतौनी के बारे में बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज माउंट केटू हिमांशु सर चैनल पर सर्च करके इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए ईंधन है, हमारे लिए भोजन है, आपका सपोर्ट है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।